व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइनोक्रिटिसिज्म। गाइनोक्रिटिसिज्म एक टर्म है जिसको एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक एलेन शोवाल्टर ने कॉइन किया। शोवाल्टर ने अपने एक एसे टुवर्ड अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। ये एसे टुवर्ड अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स 1979 में पब्लिश हुआ। गाइनोक्रिटिसिज्म का मतलब है फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। गाइनोक्रिटिसिज्म के इमर्ज होने से पहले जितना भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म था वो सब मेल सेंट्रिक था, यानी एंड्रोसेंट्रिक था। लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म मर्द के इर्द गिर्द घूमता था। मर्द की राइटिंग्स पर फोकस किया जाता था और वुमेन को एज अ राइटर निग्लेक्ट किया जा रहा था, या फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म को इन्फीरियर समझा जा रहा था। 1970s के दौरान लिटरेरी एकेडेमिया पर सिर्फ मर्दों का राज था। तकरीबन सारे लिटरेरी क्रिटिक्स मेल थे, जैसा कि रेमंड विलियम्स, टेरी ईगल्टन, फ्रेडरिक जेमसन, रोलैंड बार्थ्स, स्टुअर्ट हॉल और हैरोल्ड ब्लूम। ये सब के सब आदमी थे। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म आइसोलेटेड था या उसे मिसअंडरस्टूड किया जाता था। मेल यही एक्सपेक्ट कर रहे होते थे कि फेमिनिस्ट क्रिटिक्स जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रही हैं वो मैस्कुलिन और ट्रेडिशनल एकेडमिक नॉर्म्स के मुताबिक हो, जहां फीमेल्स को मार्जिनलाइज्ड किया जाता था और मेल डोमिनेंट थे। जबकि गाइनोक्रिटिसिज्म का मकसद था कि वुमेन्स लिटरेचर स्टडी करते वक्त औरतों की इंटरनल स्ट्रगल्स पर फोकस किया जाए, औरतों के एक्सपीरियंसेस को देखा जाए और उनकी परसेप्शंस को समझा जाए। एलेन शोवाल्टर अपने इस एसे टुवर्ड अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स में फेमिनिस्ट क्रिटिक और गाइनोक्रिटिसिज्म को कैटेगराइज करती है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिटिक किसे कहते हैं। क्रिटिक उस पर्सन को कहते हैं जो कुछ क्रिटिसाइज करता है, लेकिन जैसे उसने क्रिटिसाइज किया जो उसका रिजल्ट आया, उस क्रिटिक की क्रिटिकल इवैल्यूएशन को क्रिटिक कहते हैं। फेमिनिस्ट क्रिटिक में वुमेन एज अ रीडर होती है, वो मेन के लिखे हुए वर्क्स को एब्जॉर्ब करती है, यानी उन्हें पढ़ती है। फेमिनिस्ट क्रिटिक में इस चीज़ पर फोकस किया जाता है कि कैसे वुमेन को मेन की राइटिंग्स में डिपिक्ट किया गया है, यानी मर्दों ने औरतों को कैसे अपनी राइटिंग्स में दिखाया है, पोर्ट्रेट किया है। विमेंस कैरेक्टर्स, उनकी कंडीशंस, उनके एक्सपीरियंसेस को कैसे बयान किया है, यानी वुमेन रीडर होती है और वो अपने बारे में भी मर्दों का लिखा हुआ पढ़ती है। जबकि दूसरी तरफ गाइनोक्रिटिसिज्म में वुमेन रीडर नहीं होती बल्कि राइटर बन जाती है। गाइनोक्रिटिसिज्म में वुमेन एज अ राइटर होती है, यानी वुमेन को मेन के पर्सपेक्टिव से नहीं दिखाया जाता। एलेन शोवाल्टर कहती हैं कि मर्दों ने जो भी औरतों के बारे में लिखा है, उस लिटरेचर से हम औरतों की इंटरनल एक्सपीरियंसेस को नहीं जान सकते। औरतों की अंदर की दुनिया का हमें पता नहीं चल सकता। इसलिए गाइनोक्रिटिसिज्म में वुमेन एज अ राइटर होती है, क्रिएटर होती है। वो हिस्ट्री, टेक्स्ट, उसका मीनिंग, स्ट्रक्चर, थीम्स, जॉनरा और कैरेक्टर्स, ये सब वुमेन खुद क्रिएट करती है। लिहाजा गाइनोक्रिटिसिज्म वुमेन के लिए एक नया सब कल्चर क्रिएट करता है जहां वो खुलकर खुद को बयान कर सकें। फिर एलेन शोवाल्टर 4 अमेरिकन गाइनोक्रिटिक्स का नाम मेंशन करती है जिन्होंने फीमेल कल्चर को समझने और स्टडी करने के लिए नए तरीके एक्सप्लोर किए। सबसे पहले है कैरल स्मिथ रोजनबर्ग, जिन्होंने विमेंस जेंडर और हिस्ट्री पर काम किया। इनका फेमस आर्टिकल है द फीमेल वर्ल्ड ऑफ लव एंड रिचुअल, जो 1975 में पब्लिश हुआ। इसमें रोजनबर्ग सोसाइटी और इमोशंस के बारे में बात करती हैं। फिर दूसरी गाइनोक्रिटिक हैं नैन्सी फलेकॉट, जिनकी फेमस बुक है द बॉन्ड ऑफ वुमनहुड, वुमेन्स फियर इन न्यू इंग्लैंड 1780 to 1835। इस किताब में कॉट
औरतों के दरमियान डिवेलप होने वाले सिस्टरहुड की बात करती हैं। जब औरतों को समाज में दबाया जा रहा था, उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया, तो उनके दरमियान सिस्टरहुड बढ़ने लगा। फिर तीसरी गायनोक्रिटिक है एन डगलस, जिनका इम्पोर्टेंट वर्क है द फेमिनाइजेशन ऑफ अमेरिकन कल्चर। डगलस अपने इस वर्क में बताती हैं कि किस तरह विमेंस सेंटिमेंटल लिटरेचर के ज़रिए अमेरिकन मैस कल्चर को डिवेलप किया गया, यानी उसे बढ़ाया गया। फिर चौथी अमेरिकन गायनोक्रिटिक हैं नीना ऑरबाख। इनका इम्पोर्टेंट वर्क है कम्युनिटीज़ ऑफ विमेन एन आइडिया इन फिक्शन, जो 1978 में पब्लिश हुआ और इसमें विमेन फिक्शन पर बात करती हैं। एलेन शोवाल्टर कहती हैं कि ये चारों फेमिनिस्ट स्कॉलर्स और इनके ये वर्क्स फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी की डेवलपमेंट में बहुत अहम हैं। एलेन शोवाल्टर वुमेन्स लिटरेचर को 3 फेजेस में डिवाइड करती है। पहला है फेमिनिन फेज, दूसरा है फेमिनिस्ट फेज और तीसरा है फीमेल फेज। फेमिनिन फेज 1840 से 1880 तक रहा। इस दौरान विमेन ने इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल की, मेल स्टैंडर्ड्स, वैल्यूज़ और इंटेलेक्ट के इक्वल आने की कोशिश की। दूसरा फेज़ यानी फेमिनिस्ट फेज़ 1880 से 1920 तक रहा, जब विमेन ने प्रोटेस्ट किया। इस दौरान विमेन ने मेल स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। फिर तीसरा फेज़ है द फीमेल फेज़, जो 1920 से प्रेजेंट टाइम तक है। इस दौरान विमेन ने ना तो इक्वालिटी की बात की और ना ही प्रोटेस्ट किया, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी की बात की। ये फेज़ सेल्फ डिस्कवरी का है और फोकस विमेन के इंटरनल एक्सपीरियंसेस पर है। मिसाल के तौर पर 18th सेंचुरी का बहुत ही फेमस नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसमें जेन ऑस्टन उस टाइम की औरतों की स्ट्रगल्स को हाईलाइट करती है। एक अच्छे और पैसे वाले मर्द से शादी करना ही औरत की सबसे बड़ी कामयाबी समझी जाती थी। इस नावल में मिस्टर बेनेट और मिसिस बेनेट की 5 बेटियां होती हैं, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लिडिया। मिसिस बेनेट की पूरे नावल में यही कोशिश होती है कि उसकी बेटियों की अमीर आदमियों से शादी हो जाए। पूरे नावल में मिसिस बेनेट एक पैसे वाले आदमी मिस्टर बिंगले की अटेंशन को कैच करने की कोशिश में होती है, ताकि मिस्टर बिंगले की शादी उसकी बेटी जेन से हो जाए। अगर हम इस नावल को फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस टाइम की पैट्रियार्कल सोसाइटी में औरतों की क्या कंडीशन थी और उनका क्या रोल था। औरत की अच्छी किस्मत एक पैसे वाले आदमी पर डिपेंड कर रही होती थी कि किसी अमीर आदमी से औरत की शादी उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट समझी जाती थी। लेकिन अगर हम इस नावल को गायनोक्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग पढ़ें तो हमारा फोकस शादी की बजाय औरतों के इंटरनल एक्सपीरियंसेस पर होगा। हम उनकी परसेप्शन ऑफ लाइफ देखेंगे और हम नोट करेंगे कि विमेन का आपस में रिलेशन कैसा है, यानी बेनेट सिस्टर्स का आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक कैसा है और उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं। टुवर्ड फेमिनिस्ट पोइटिक्स के अलावा भी शोवाल्टर ने बहुत सारे वर्क्स लिखे, जिनमें कुछ के नाम मैं मेंशन करती हूँ। सबसे पहले है द फीमेल मेलोडी, जिसका सब टाइटल है विमेन मैडनेस एंड इंग्लिश कल्चर 1830 to 1980। ये वर्क 1985 में पब्लिश हुआ। फिर है सेक्सुअल अनार्की, जिसका सब टाइटल है जेंडर एट कल्चर एट द फिन डे सिएकल, जो 1990 में पब्लिश हुआ। फिर है हिस्टोरीज, जिसका सब टाइटल है हिस्टीरिकल एपिडेमिक्स एंड मॉडर्न मीडिया, जो 1997 में पब्लिश हुआ। फिर है इन्वेंटिंग हरसेल्फ, इसका सब टाइटल है क्लेमिंग अ फेमिनिस्ट इंटेलेक्चुअल हेरिटेज और ये वर्क 2001 में पब्लिश हुआ। व्यूअर्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।